हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स को हम लोग कंटिन्यू आगे ले चलते हैं। हम लोग इससे पहले 2-3 यूनिट पढ़ चुके हैं। इसके बाद ही हम लोग का आज नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है, देखिए ये एक नया यूनिट है। इस यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक, मतलब 3-4 टॉपिक मिलेगा। यूनिट का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर यानी जो मैटर मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ के अंदर क्या क्या गुण होते हैं ना, उसके बारे में इस टॉपिक में जिक्र करना है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि पदार्थ कौन कौन सा होता है। तो पदार्थ मैटर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो बता रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस जानते हैं ना, तो वही सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस द्रव गैस, यही ठोस द्रव गैस है। इसी तीनों के बारे में हम लोगों को पूरा फुल्ली प्रॉपर्टी देखना है। मतलब गैस का बारे में नहीं उतना जिक्र है, केवल और केवल ठोस और द्रव, ठोस और द्रव का क्या क्या गुण है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टी, उसके बारे में देखना है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये एक यूनिट है हम लोग का, ठीक। और इसके पहले वाला जितना भी पढ़ाया हुआ है यूनिट, जितना उस यूनिट के अंदर जितना भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, सारा टॉपिक देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारा चीज बताया हुआ है, प्ले लिस्ट में होगा। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए मैटर को 3 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं। मैटर को 3 पार्ट में हम लोग को बांटते हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। सॉलिड मतलब होता है ठोस, एक मतलब होता है द्रव्य, द्रव, द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाएगा, द्रव लिखिए, द्रव, द्रव, द्रव मतलब कि लिक्विड, पानी, द्रव, और ये गैस, द्रव्य अलग चीज हो जाता है ना। तो सॉलिड लिक्विड गैस ये क्या है, ये मैटर है। अब इसी में से हम लोगों को केवल सॉलिड और लिक्विड के ही बारे में हम लोगों को इसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो गैस वाला प्रॉपर्टी हम लोगों को इसमें नहीं है, तो गैस वाला नहीं है तो उसके पीछे हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए इस सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, इस लिक्विड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से इसको देखेंगे। अब देखिए, अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंतर्गत हम लोग को इलास्टिसिटी सबसे पहला पढ़ना है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब होता है प्रत्यास्थता, ठीक, प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, ठीक। इसके बारे में पढ़ना। प्रेशर मतलब होता है दबाव, दबाव के बारे में पढ़ना है, दबाव। सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठीय तनाव के बारे में पढ़ना है, पृष्ठीय तनाव। विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोस्टेटिक्स मतलब कि, हाइड्रोस्टेटिक्स मतलब क्या, हाइड्रोस्टेटिक्स नहीं, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब कि द्रव के बारे में। हाइड्रोडायनेमिक्स, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब कि मोशन में रहेगा लिक्विड का, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब नहीं मालूम हमको। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में और फिर हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए ये जो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी है ना, इलास्टिसिटी का टोटली प्रॉपर्टी इसको कनेक्टेड है इस सॉलिड से। तो इलास्टिसिटी का कनेक्शन कहां से हम लोग को पढ़ना होगा, सॉलिड से। यानी सॉलिड की अगर प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे सॉलिड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन उतना सब प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानना हम लोगों को। केवल सॉलिड का एक प्रॉपर्टीज होता है इलास्टिसिटी, तो सॉलिड का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। फिर लिक्विड में भी इलास्टिसिटी पाया जाता है, तो ये लिक्विड का भी प्रॉपर्टी है। जबकि प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और हाइड्रोडायनेमिक्स ये टोटली लिक्विड का प्रॉपर्टी है। जैसे अब यहाँ आ रहा है प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव से रिलेटेड, मैक्सिमम दबाव, तो पानी, ये भी कुछ कुछ इसका भी पार्ट मिलेगा सॉलिड में ही, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन मतलब कि पृष्ठीय तनाव, जो सरफेस टेंशन, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है ना, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में देखेंगे। वो जो कोहेसिव और फिर अडहेसिव फोर्स होता है ना, वो लिविस्टिक वाला, वो इसी में मिलेगा, सरफेस टेंशन में ही मिलेगा। फिर विस्कोसिटी मतलब कि श्यानता है, विस्कोसिटी श्यानता मतलब कि कौन सा लिक्विड कितना गाढ़ा है, कौन सा कितना लिक्विड थोड़ा पतला है, उसके बारे में हम लोग इसमें देखने को मिलेगा। और हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब कि जब लिक्विड मोशन में रहेगा ना, लिक्विड बह रहा है ना,
तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आएगा उसके बारे में। आई होप इस यूनिट को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला स्टार्ट करना हम लोगों को इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बारे में इस यूनिट में हम लोग पूरा डिटेल से पूरा डील करते हैं। इलास्टिसिटी के बारे में अच्छे से हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो आप लोग भी टॉपिक का नाम दे दीजिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा। जो भी आप लोग नोट्स बना रहे होंगे ना, नोट्स के ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा इलास्टिसिटी, क्योंकि नोट्स सबका बनना बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं बनाइएगा ना तो फिर नहीं हो पाएगा। वैसे एक एक कितना कवर कीजिएगा, नोट्स रहेगा तो उलट पलट के देखिएगा कम से कम। अगर नोट्सवा में लिखा का नहीं समझ में आएगा तो लेक्चरवा देखिएगा। तो बार बार तो लेक्चर देखना संभव नहीं ना है, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर। तो लेक्चर देखिए और फिर नोट्स से पढ़िए। नोट्स पढ़ लीजिए एक बार। नोट्स पे मान ले तो उस पॉइंट को नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर देख लीजिए, यहां से समझ में आ जाएगा। लेकिन सब टोटली नोट्स लेक्चर से ही बनाइए। लेक्चर बहुत अच्छे से आप लोग को हम बना कर दे रहे हैं, डिजाइन कर। आप लोग पढ़िए तो केवल। चलिए, हम लोगों का टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये हम लोग का टॉपिक का नाम है। तो इलास्टिसिटी मतलब होता है प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी के पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ना हम लोग और इसके बारे में बेसिक बातें सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए आते हैं, देखते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। देखिए इलास्टिसिटी एक मैटर का प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी मतलब होता है प्रत्यास्थता। इसको ना इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि कोई एक आप बॉडी ले लीजिए, कुछ भी बॉडी मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए। देखिए इलास्टिसिटी एक क्या प्रॉपर्टी है, एक गुण है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का गुण है। तो आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, और किसी के पास होगा गुण, किसी के पास और गुण होगा। तो अपने अनुसार हम लोग काम करते हैं। इसी तरह इलास्टिसिटी भी एक मैटर का गुण है। देखिए इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले कुछ यहाँ तक पहुंचने से पहले कुछ हम आप लोगों को बात बताते हैं। जैसे कि इसमें एक सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, हम लोग इससे पहले पढ़े थे क्या? इससे पहले हम लोग पढ़े थे फोर्स। जब भी कोई बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में आप लोग क्या देखते होंगे? या तो कुछ ना कुछ मोशन देखते होंगे उसके अंदर। अगर भारी बॉडी है तो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाया तो अपने जगह यहाँ पर रहेगा, हिलेगा भी नहीं। और थोड़ा हल्का रहेगा तो आराम से हिल जाएगा। कभी कभी आप लोग ये भी देखते होंगे ना कि बॉडी में फोर्स लगा रहा है ना तो बॉडी का शेप साइज चेंज हो जा रहा है। होता है कभी ऐसे? जब फोर्स लगाते होंगे ना तो देखिएगा कि मोशन कभी कभी नहीं भी होने के बाद कहा ना कि उसका शेप साइज टोटली चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है उसको बताएं। बहुत सारे एग्जांपल है चेंज होने का फोर्स लगाने के बाद। जैसे नींबू ये सब निचोड़ते होंगे तो नींबू में तो मोशन नहीं होता, वहां भी फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन वहां पे आप देखिएगा ना कि फोर्स लगाने के बाद उसका ना नींबू वाला शेप साइज टोटली चेंज हो जाता है। देखिए ऐसा एग्जांपल देंगे ना जो आप लोग से ही रिलेटेड होगा, जो आप लोग पर डे डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ना कुछ बॉडी में कुछ बॉडी में शेप साइज में चेंजिंग आ रहा है। जैसे आटा गूंथते होंगे रोटी बनाने के लिए, उस समय आप लोग देखते होंगे आटा क्या रहता है, सब बिखरा बिखरा हुआ पड़ा रहता है। उसको पानी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और पानी के साथ जोड़ने के बाद भी आप देखते होंगे जब उसमें फोर्स लगाते होंगे ना तो आटा का जो शेप साइज होता है ना वो बिल्कुल जैसे ऐसे जोर से दबाइएगा ना तो देखिएगा कि पूरा दब जाएगा एकदम। मिट्टी ले लीजिए, गीला मिट्टी, सूखा हुआ मिट्टी नहीं, गीला मिट्टी ले लीजिए। उसमें भी देखिएगा जब फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप साइज चेंज हो जा रहा है। बैलून ले लीजिए, बैलून में भी सेम कंडीशन यही हो रहा है। रबड़ ले लीजिए, रबड़ में भी फोर्स लगाने के बाद शेप साइज चेंज। यानी बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट है ना जहां पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज में क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल शेप साइज होता है वो ओरिजिनल शेप साइज चेंज हो जाता है। हम ही लोग के ऊपर बहुत जोर से फोर्स लगा दिया जाए तो हम लोग का नाक बसा सब इन्हें सोने हो जाएगा। हम लोग को भी शेप साइज टोटली चेंज हो जाएगा। जैसे नहीं देखते हैं कि अगर किसी का बाई चांस एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला
मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी को जानबूझकर एक्सीडेंट होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हम भी कामना करते हैं कि बच बच के चलिएगा, लेकिन बाई चांस मान लेते हो गया तो उन लोगों का देखिएगा कि उन लोगों का बिल्कुल सेफ साइड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अचानक से जब गाड़ी से गिरते हैं ना तो रोड के साथ टकरा जाते हैं, और रोड तो पूरा एकदम ये है, पूरा कठोर है, रिजिड है, तो वो तो धंसेगा नहीं ना, रोडवा तो धंसेगा नहीं, पूरा हार्ड है रोड, वो जा तो पूरा करका देता है। नीचे अगर रोड धंस जाता ना जमीन के नीचे तो फिर उन लोगों को उतना चोट का इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए देखते होंगे, अच्छा ये पढ़ेंगे हम लोग, प्रेशर भी पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे देखिए, तो अगर वो रोड थोड़ा सा धंस जाता ना चोट नहीं लगता, लेकिन रोड धंसता नहीं है नीचे, जिसके चलते उन लोग का सैप साइज बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सैप साइज चेंज करने के लिए हम लोग ना एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ना तब तक तो उसमें सैप साइज चेंज नहीं होगा। यानी वो जो ऑब्जेक्ट में सैप और साइज जो चेंजिंग आ रहा है उसके पीछे किसका हाथ है कि हम लोग उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ये किस तरह का फोर्स लगा रहे हैं, ये एक तरह का बोल देते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। लेकिन वो जो अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पर, उस फोर्स को यहाँ पे इलास्टिसिटी में एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे देखिए स्टेप साइज में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है फोर्स के चलते। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे एक को मतलब टेक्निकल वर्ड में ले चलते हैं। देखिए जैसे स्टेप साइज में चेंज हो रहा है, चेंज इन शेप और साइज, साइज इन ए बॉडी। देखिए जो बॉडी उस बॉडी में जो शेप साइज चेंज हो रहा है उसको ना फिजिक्स यानी इलास्टिसिटी के भाषा में हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी। डिफॉर्मेशन यानी जो इसका भी जो रूपरेखा था, उसका ढांचा था, उसको टोटली वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो जहां पे भी चेंज इन शेप और साइज इन बॉडी जहां पे होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं डिफॉर्मिंग बॉडी। ठीक, डिफॉर्मिंग बॉडी या डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग बॉडी डायरेक्ट, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। आई होप यहां तक तो थोड़ा सा कुछ सा होगा दिमाग में। अभी आएंगे डिफिनेशन पेपर भी आएंगे, लेकिन पहले यहां से देखिए। तो देखिए जो भी बॉडी में शेप साइज चेंज हो रहा है उसको इस भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस भाषा में बोल सकते हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। बॉडी में डिफॉर्मेशन, अब हम टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे, टेक्निकल भाषा। अब देखिए बॉडी में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, बॉडी में डिफॉर्मेशन मतलब शेप साइज चेंज हो रहा है। देखिए डायरेक्ट डिफॉर्मेशन बोलते तो नहीं समझ में आता, लेकिन अब शेप साइज के साथ कनेक्ट करवा दिया तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है वो डिफॉर्मेशन कौन सा फोर्स के चलते हो रहा है, वो डिफॉर्मेशन हो रहा है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उस फोर्स के चलते हो रहा है। यानी बॉडी में डिफॉर्मेशन लाने का जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार है वो फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर। यानी एक हम लोग को क्या यहाँ पे मिलेगा, अप्लाइड फोर्स। यानी यहाँ पे देखिए चेंज इन शेप और साइज, बॉडी में जो चेंज इन शेप और साइज हो रहा है उसका चेंज शेप और साइज में चेंज करने का जिम्मेवार कौन है, अप्लाइड फोर्स है। तो लिखते हैं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। यानी अप्लाइड फोर्स के चलते ही उसको शेप और साइज में चेंजिंग हो रहा है। और जो बॉडी में शेप और साइज में चेंजिंग हो रहा है उसका टेक्निकल भाषा में हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग बॉडी या डिफॉर्मेशन बोलेंगे। उसी तरह से जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी जिस फोर्स के चलते बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी वो जो अप्लाइड फोर्स होता है ना वही है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, यानी आई होप समझ में आ गया। यानी जो अप्लाइड फोर्स है वही डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पर, ज्यादा अप्लाई करेंगे फोर्स, ज्यादा हम लोग बॉडी पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका शेप साइज और बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज्यादा उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा। यानी अगर इस वर्ड में बोला जाए, अगर बॉडी में ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब कि उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है। यानी जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो उस बॉडी का जो शेप साइज है वो ज्यादा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग तरह का उसका चेंज हो जाएगा।
तो यानी एक तरह से बोला जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मेशन का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डिफॉर्मेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, डिफॉर्मिंग फोर्स पे। यानी अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफॉर्मिंग फोर्स, नहीं पहले डिफॉर्मेशन लिखिए, या दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन, दोनों तो एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी एक बढ़ेगा तो समझिए कि दूसरों भी बढ़ा है, तभी पहले का बढ़ा है। यानी बॉडी में ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लगा हुआ होगा। और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा लग रहा है तो फिक्स है कि डिफॉर्मेशन बॉडी में ज्यादा होगा। तो आई होप समझ गए। डिफॉर्मेशन मतलब कि शेप, जो भी बॉडी उस बॉडी का शेप साइज में चेंजिंग होना। और अप्लाइड फोर्स मतलब कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स किसको बोलते हैं, जो हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग। जैसे आटा को गूंथ रहे हैं ऐसे करके, तो वहां पे हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हाथ से, वो कौन सा फोर्स है, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो आटा में जो उसका शेप साइज चेंज हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन। नहीं तो आप लोग अगर रूम में रहते होंगे या घर में रहते होंगे तो एक दिन मम्मी से या दीदी से मांग कर आटा आप लोग खुद से गूंथिए, तो एक्सपीरियंस होगा आपके पास, ठीक ना। और नहीं तो बहुत लोग रूम में रह के पढ़ाई करते हैं, तो रूम वाला का तो फिर खुद का ही अपना, खुद से ही बनाना है, खुद से ही खाना है। नहीं, रूम का मजा ही कुछ और है। बताएंगे रूम का किस्सा, थोड़ा कुछ सुनाएंगे आप लोग, मजा आता है रूम में जिंदगी जीना, बैचलर लाइफ, मस्त लाइफ। मतलब एक्सपीरियंस कीजिएगा आप लोग इस तरह का। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा डिफॉर्मिंग फोर्स और डिफॉर्मेशन। और ये तो समझ में आ गया डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स, और डिफॉर्मेशन मतलब कि शेप साइज, यहाँ पे समझ में। अब यहाँ के बाद देखिए, अभी इसका डिफिनेशन भी हम आप लोग को लिख के समझाएंगे, सबका एक करके डिफिनेशन। अब देखिएगा आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, कभी कभी देखिएगा ना कि हम लोग जब बॉडी में अप्लाई करते हैं ना फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जब बॉडी में अप्लाई करते हैं ना, डिफॉर्मिंग फोर्स जब बॉडी में अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कुछ समय आप देखिएगा ना, जब बॉडी को जैसे ही बॉडी डिफॉर्मेशन हुआ यानी शेप साइज चेंज किया, अब वहां से जब हम लोग फोर्स हटाए ना, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स जब वहां से हटा दिए, तो फिर से देख रहे हैं ना कि वो बॉडिया अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ गया। ऐसा भी कभी होता है, यानी बाहर से फोर्स लगाए, यानी जो हम लोग अप्लाई किए फोर्स तो हम लोग अप्लाई करके उसका शेप साइज चेंज करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद देखिएगा ना कि फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। यानी इससे पता चल रहा है कि नहीं, जिस बॉडी में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बॉडिया ने अंदर से भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, अंदर भी उसमें फोर्स जनरेट हो रहा है। यानी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यानी हम फोर्स लगाएंगे तो अंदर दूसरों फोर्स लगाएगा, यानी हम केकरो मारेंगे तो वो हमको कसर लगा के कभी न कभी मारेगा। तो यहां से भी देखिए कि जब बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ना, तो देखिएगा ना कि बॉडिया में, अच्छा रुकिए, तो बॉडी में क्या है कि अंदर से भी एक फोर्स लगता है, और अंदर से फोर्स लगने के बाद वो ओरिजिनल शेप साइज में चेंज हो जाता है। तो जो अंदर से फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रीअस्टोरिंग फोर्स। रीअस्टोरिंग फोर्स मतलब कि जो इसका शेप साइज में चेंजिंग हुआ था इस डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते, उसको ओरिजिनल शेप साइज में फिर से लाने के लिए एक अंदर भी फोर्स जनरेट हो जाता है। और अंदर फोर्स कौन सा जनरेट होता है, रीअस्टोरिंग फोर्स। और वो रीअस्टोरिंग फोर्स, देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या है कि शेप साइज को चेंज कर देना, और रीअस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है कि वो जो शेप साइज चेंज हुआ उसको फिर से अपना जगह पे ला देना। जैसे नहीं होता है रीअस्टोर करना मतलब कि अगर कुछ मोबाइल से डिलीट हो गया तो आप क्या कीजिए, उसको रीअस्टोर कर लीजिए फिर से। रीअस्टोर मतलब कि जो भी खाद उड़ गया उसको फिर से ला सकते हैं, यानी जो शेप साइज में चेंजिंग हो गया उसको फिर से आप अपना ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप साइज में ला सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखिएगा क्या एक्सपेरिमेंट है। सो देखिए समझिए, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसके बाद फिर एक एक करके सारा डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। सबका डेफिनेशन भी लिख लेंगे, पहले एक्सपेरिमेंट देखो।
जैसे देखिए पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहला हम लोग अप्लाइड फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स, और डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते क्या हो जाएगा, बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अपना खुद के बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ये बॉडी है, देखिएगा थोड़ा ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, देखिए ये हम ऐसे फोर्स लगा, ये जो फोर्स लगा रहा है देखिए बॉडी का जो साइज शेप है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे, ये क्या हो रहा है, ये बॉडी का जो शेप एंड साइज है ना वो चेंज हो रहा है। यानी फोर्स तो जो फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स था, वो फोर्स था डिफॉर्मिंग फोर्स। और डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते क्या है कि बॉडी में बॉडी का जो शेप साइज था वो चेंज हो गया। फिर देखिएगा जैसे ही शेप साइज चेंज हुआ तो फिर वो अपना पोजीशन में फिर से आ गया सीधा। यानी बॉडी में शेप साइज चेंज कैसे हुआ, अप्लाइड फोर्स के चलते। यानी अप्लाइड फोर्स कहने का मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते चेंज हुआ, और फिर जैसे ही बॉडी में चेंज हुआ तो उसी के साथ साथ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे थे, उसी वक्त उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो रहा था। तो फिर जैसे ही बॉडी में शेप साइज चेंज हो गया तो जो जो डिफॉर्मिंग फोर्स था, अप्लाइड फोर्स था, वो जैसे ही हटाएंगे ना वैसे ही अब अंदर वाला रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगेगा, और अंदर वाला रीस्टोरिंग फोर्स काम करके इसको अपना जगह पे ला देगा। स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को जाती है ऐसे, दबाइए, मेरे पास स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग को दबाइए, ऐसे दबाइएगा ना तो देखिएगा उसका ना शेप साइज बिल्कुल चेंज हो जाता है। पेन वाला में स्प्रिंग होता है ना, पेन वाला जो होता है उसको देखिएगा, उसको ना दबाइएगा ना तो अच्छा है। लेकिन ये बहुत महंगा पेन है, इसको खोलना होगा। खोलते हैं, क्या दिक्कत है, खराब ना होगा। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, ये स्प्रिंग है। इसको देखिएगा जब हम लोग दबाएंगे ना, इसे देखिए दबा रहे हैं तो कौन सा फोर्स, यानी अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, और अप्लाइड फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते इस बॉडी में देखिएगा शेप साइज में अभी इतना लंबा है, देखिएगा फिर ये इतना छोटा हो गया। और देखिए जैसे ही हम लोग अभी अप्लाइड फोर्स लगाए हैं, और जैसे ही फोर्स लगाए हैं इसमें अभी हम, और फोर्स लगाए तो शेप साइज में चेंज हुआ। जैसे जैसे फोर्स लगा रहे थे इसके अंदर भी एक फोर्स जनरेट हो रहा था, अंदर वाला फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स था। और जैसे ही ऊपर वाला यानी जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, यानी अप्लाइड फोर्स हटाएंगे, तो ये देखिए फिर से ये अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ गया। यानी इसको फिर ओरिजिनल शेप साइज लाने में कौन मदद किया, इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा था ना, वो वाला मदद किया लाने में, इसका ओरिजिनल शेप साइज में। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ तक समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। एक एक्सपेरिमेंट अभी और हम करके दिखाते हैं आप लोग को, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, उसको समझिए, नजर गुजर नहीं लगे किसी को, इसीलिए हम नींबू लेके आए। ठीक ना, इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम चीज वही होता है। अभी ये देखिए, अभी ये एकदम ओरिजिनल शेप साइज में एकदम, आई होप दिख रहा होगा आप लोग को, एकदम दिख रहा है। ये देखिए ये अपना ओरिजिनल शेप साइज में, इसको देखिए दबाते हैं, दबा रहे हैं, देखिए दिख रहा होगा। इसको देखिए ये अपना ओरिजिनल शेप साइज में, ओरिजिनल शेप साइज से चेंज हो गया। यानी ओरिजिनल में ऐसे था, ओरिजिनल ऐसे था एकदम, और थोड़ा सा दबाएंगे ना तो देखिए ये ऐसे हो गया, ऐसे थोड़ा दब गया, नहीं दिख रहा, दब रहा है थोड़ा, हमको एहसास हो रहा है ये दब गया। और जिस समय दबा रहे तो कौन सा फोर्स के चलते ये चेंज हो गया शेप साइज, अप्लाइड फोर्स के चलते, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के चलते। और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे तो उसी के साथ अंदर रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो रहा था। और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स हटाएंगे तो देखिए ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। टूथपेस्ट होगा आप लोग के पास, ब्रश करते होंगे वो वाला, उसका भी जो टूथपेस्ट वाला था ना उसको दबा के देखिए, उसमें भी देखिएगा सेम ये घटना घटेगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मेशन सारा चीज समझ में आ गया होगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उतना ही उसी के बराबर अंदर रीस्टोरिंग फोर्स
जनरेट होता है, जिसके चलते वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसका डायरेक्शन केवल अपोजिट रहता है। जैसे दबाएं एनए से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अंदर से ऐसे लगेगा बाहर की ओर, ताकि वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ जाए। तो अब इसका हम लोग एक एक करके सारा डेफिनेशन लिखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, तब हम लोग इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे इलास्टिसिटी में। भी देखिए कैसे कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं ना, जुट जाएगा सबका कनेक्शन। चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके सबका डेफिनेशन। जैसे देखिए अगर हम लोग से पूछा जाए कि व्हाट इज डिफॉर्मेशन एंड व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स, ऐसे करके कुछ पूछा जाए ना तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे। सो देखिए सबसे पहला देखते हैं अगर पूछा जाए व्हाट इज डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उसको कैसे लिखना है उसको देखिए, या नहीं तो डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मिंग फोर्स का डिफिनेशन कैसे लिखना वो देखिए। देखिए क्या बोलता है कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, जब हम लोग कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग कोई एक बॉडी पर एक एक्सटर्नल फोर्स, ये बॉडी है इस पे एक्सटर्नल फोर्स लिखा गया एक्सटर्नल, जब हम लोग को एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी, चलिए यहां तक बॉडी पर अप्लाई कर दिए, इट्स शेप एंड साइज चेंजेस। जैसे बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया, इसका देखिए शेप और साइज में क्या होगा, शेप एंड साइज में क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, इट्स शेप एंड साइज चेंजेस। दिस चेंज इन शेप और साइज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिफॉर्मेशन। और यही जो बॉडी में जो शेप एंड साइज जो चेंजिंग हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन यानी अपना जो फॉर्म था उसको ये डी कर दिया, मतलब डिफॉर्म कर दिया, सब चेंज कर दिया। एंड द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो इस पे फोर्स अप्लाई करके इसके अंदर डिफॉर्मेशन लाए, और जिस फोर्स के चलते इसमें डिफॉर्मेशन आया, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को और अनदर वे में थोड़ा डिफाइन किया जाए तो और करके लिख लीजिएगा डिफॉर्मिंग फोर्स को, कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन शेप एंड साइज। जो भी बॉडी में शेप एंड साइज में चेंजिंग हो रहा है, उस शेप एंड साइजिंग में जो चेंज हो रहा है उसका जिम्मेदार जो ले रहा है, उसका जिम्मेदारी जिसके माथे पर है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वही है द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए आई होप डिफॉर्मेशन डिफॉर्मिंग फोर्स यहां तक समझ में आ गया। बताया था आप लोग को डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चलना क्या नहीं चलता है, डिफॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, यानी बॉडी में डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स पे। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये फट जाएगा। चलिए अब देखते हैं, अगर इस बॉडी के अंदर जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर उसी के साथ साथ कौन सा फोर्स लग रहा है, इनको कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है अंदर यानी इंटरनली कौन सा फोर्स जनरेट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए ये जो अप्लाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, यानी जो फिर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका वो अपोज करता है। यानी देखिए हम लोग इधर से ई डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो अंदर से जो रीस्टोरिंग फोर्स है जस्ट इसका अपोजिट डायरेक्शन में इन्हें ऐसे जनरेट होता है। देखिए तो ये है नीचे, देखिए ये नीचे वाला क्या, ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला है, ये वाला है रीस्टोरिंग फोर्स, और ऊपर वाला क्या है, इन्हें से दबा रहे हैं, ऊपर वाला डिफॉर्मिंग फोर्स है। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स दबा रहे हैं, छोड़ देंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स। चलिए देखते हैं इसको। द रिजल्टिंग फोर्स
द रिजल्टिंग फोर्स विच अपोजेज द डिफॉर्मेशन, रिजल्टिंग फोर्स जो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, अपोज करता है, इज नॉन एज, बोल सकते हैं इज नॉन एज रिजल्टिंग फोर्स। इज नॉन एज रीअस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, RESTOR, इज नॉन एज रीअस्टोरिंग फोर्स, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रीअस्टोरिंग फोर्स को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब इसको हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं तो इसको अंदर लगा रीअस्टोरिंग फोर्स, या नहीं तो और क्या बोलिएगा, रीअस्टोरिंग फोर्स से रहने दीजिए, चलिए रीअस्टोरिंग फोर्स से रहने। अच्छा, ये रीअस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो सकता है, देखिए तो ये रीअस्टोरिंग फोर्स है, और रीअस्टोरिंग फोर्स इंटरनली जनरेट होता है ना, तो देखिए ये रीअस्टोरिंग फोर्स है, ये किसके बराबर हो सकता है, रीअस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल हो सकता है, रीअस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल हो सकता है, या नहीं तो डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाइड फोर्स भी बोल सकते हैं, तो रीअस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी दोनों, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे न्यूटन का थर्ड रूल लगता है, फोर्स तो दोनों बराबर होगा बशर्ते केवल दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो यहां तक समझ में आ गया, डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर डिफॉर्मेशन, रीअस्टोरिंग फोर्स, यहां तक समझ। अच्छा, ये देखिए तो ये जो हम लोग कोई बॉडी में देखिएगा, ये हम लोग बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद यहाँ तो अभी तक फोर्स के बारे में जिक्र कर रहे थे, फोर्स लगाने के बाद देख रहे हैं कि ये फोर्स इसका ये अपना जगह पे पहुंच जा रहा है, वो जगह पे कैसे पहुंच रहा है, रीअस्टोरिंग फोर्स के चलते तो जगह पे पहुंच रहा है। लेकिन क्या ऐसा सब बॉडी में होता है, सब बॉडी में, हर एक तरह का बॉडी में, तो देखिए ये एक तरह का एक स्पेशल बॉडी है, तो वैसा बॉडी जिसके ऊपर, मतलब एक वैसा बॉडी जिसके ऊपर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, उसके अंदर रीअस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ और ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ गया, वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। और उस बॉडी के अंदर जो ये गुण, यानी ये जो प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, यानी प्रॉपर्टी जनरेट होने का मतलब कि फोर्स लगाने के बाद इसके अंदर फिर ये अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। और उस बॉडी को, जिस बॉडी पे ये सारा घटना हो रहा है, घटना घट रहा है, उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे देखिएगा कभी कभी ना कि फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग इलास्टिक बॉडी नहीं बोल सकते हैं। यानी ये मतलब कि जिसके अंदर रीअस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है और अपना शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, ये कौन सा बॉडी पर ये सारा घटना घटेगा, इलास्टिक बॉडी पर। अब बोला जाएगा कि इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, तो इलास्टिक बॉडी उसी को बोलेंगे जिसपे हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, इसके अंदर रीअस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, रीअस्टोरिंग फोर्स जनरेट होने के बाद ये अपना ओरिजिनल शेप में आ गया, तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और ये सारा घटना घट रहा है, तो वो फिनोमिना को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिसिटी। अब देखिए कभी कभी जब हम कोई ऑब्जेक्ट पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे भी ना, तो उसका ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता। जैसे मिट्टी को देखिए, जब आप लोग अगर घर में मिट्टी वाला काम हो रहा होगा ना, तो जब मिट्टी को मिलाते हैं ना पानी के साथ, तो देखिएगा एक बार फोर्स लगा के उसका शेप साइज में चेंज कर देंगे ना, तो वो इसमें रहेगा, फिर वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आएगा। जैसे घर में भी देखिए ना, घर में भी आटा ये गूंथते हैं ना, आटा में तो हम लोग रीअस्टोरिंग फोर्स लगा दिए, लगा के उसका शेप साइज में चेंज कर दिए, लेकिन फिर वो अपना ओरिजिनल शेप साइज गेन नहीं करेगा। यानी जो अपना ओरिजिनल शेप साइज पुनः गेन कर लेता है उसको बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। और जो पुनः अपना शेप साइज गेन नहीं कर पाता, यानी रीअस्टोरिंग फोर्स लगाने के बाद भी वो अपना शेप साइज, ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो यानी यहाँ तो ये हम लोग पढ़े कि डिफॉर्मिंग, डिफॉर्मेशन, रीअस्टोरिंग फोर्स, ये सब सारा चीज दो बॉडी पर लग सकता है, दो बॉडी पर अप्लाई हो सकता है, एक इलास्टिक बॉडी पर है,
प्लास्टिक बॉडी पर। इलास्टिक बॉडी में क्या है कि फोर्स लगाने के बाद अंदर से रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हो जाता है, और अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है तो फिर वो अपना इसका ओरिजिनल शेप साइज में ला देता है। लेकिन प्लास्टिक बॉडी के अंदर क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी में भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, प्लास्टिक बॉडी में भी फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर भी रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, लेकिन वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जितना उसको रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होना चाहिए अंदर, उतना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं हुआ, यानी अब डिफॉर्मिंग फोर्स से कम ही अंदर जनरेट हो रहा है, जिसके चलते वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता। तो कुछ कुछ गुण होता है, मतलब कोई को ऑब्जेक्ट में गुण होता है, ऑब्जेक्ट का अपना नेचुरल फिनोमिना होती है, तो वही नेचुरल फिनोमिना के चलते ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है, ये ओरिजिनल शेप में नहीं आता। अब यहाँ से अब हम लोगों को डिफिनेशन देखना होगा कि अब इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझे, मतलब अगर ऐसे ही समझना तो समझे। अब इसको हम लोग डिफिनेशन के फॉर्मेट में देखते हैं कि डिफिनेशन के फॉर्मेट में इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। इसको देखिए, अब हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन देखते हैं। ये थोड़ा लंबा लंबा डिफिनेशन इसमें रहेगा, डिफिनेशन के बाद फिर और हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए डिफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, एक होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी एक होता है प्लास्टिसिटी, ये एक प्रॉपर्टी है। और इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी, ये बॉडी को बांटा गया यानी ऑब्जेक्ट को। तो देखिए इलास्टिसिटी क्या हम लोग बोलता है, इलास्टिसिटी बोलता है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑन अकाउंट ऑफ विच, मतलब ये एक तरह का क्या प्रॉपर्टी है, एक बॉडी का क्या एक गुण है, बॉडी के अंदर गुण है। वो क्या गुण है कि बॉडी अपोजेज द डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी बॉडी क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स को अपोज करता है। बात सही है, जब डिफॉर्मेशन हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसको अपोज ही तो करता है, अंदर में रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करके। बॉडी अपोजेज द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। यही प्रॉपर्टी है, यही एक गुण है एक बॉडी का, यानी ये एक बॉडी का गुण है कि जब उस बॉडी में हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, तो उस फोर्स के चलते उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है, और जैसे ही फोर्स को हटाते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स के चलते वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में आने का चेष्टा करता है या आने का कोशिश करता है। वही क्या है, वही उस बॉडी का इलास्टिसिटी गुण है, प्रत्यास्थता गुण है, समझे। और इसी तरह का अगर यहाँ पे प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन दिया हुआ रहता तो हम लोग बोल देते डिफॉर्मेशन एंड द रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप साइज ऑन द रिमूवल। तो यहाँ पे लिख देते डिफॉर्मिंग फोर्स एंड डू नॉट रिगेन अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाता, तो डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलेंगे। अब देखिए, अब इलास्टिक बॉडी किसको बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलेंगे कि द बॉडी, इलास्टिक बॉडी कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे, वैसा बॉडी जिसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किए, डिफॉर्मिंग फोर्स जब वहां से हटा दिए तो फिर वो अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ गया, वैसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और वही गुणवा को देखिए दोनों सेम ही है, और वो किस गुण के चलते अपना ओरिजिनल शेप साइज में आ गया, इलास्टिक गुण के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या, द बॉडी विच अपोजेज द दोनों का डिफिनेशन सेम मिलेगा, द बॉडी विच अपोजेज द डिफॉर्मिंग फोर्स, ये भी सेम यही था, द बॉडी विच अपोजेज द डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या है, ये एक तरह का प्रॉपर्टी है और ये एक तरह का ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट में जैसे हम क्या है, हम एक ऑब्जेक्ट हैं, और मेरे अंदर जो भी सारा नॉलेज वो एक तरह का प्रॉपर्टी है, गुण है, उसी तरह का ये है। इलास्टिक बॉडी, द बॉडी विच अपोजेज द डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, और ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या करता है, रिगेन कर लेता है ऑन द रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग हटाते हैं तो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में रिगेन कर लेता है फोर्स और रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो वैसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं इज नोन एज इलास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल में रबड़ या स्टील, आप लोग देखते होंगे, रबड़ आप लोगों के पास अगर होगा ना, तो रबड़ में देखिए जब आप लोग फोर्स अप्लाई कीजिएगा ना, तो बड़का सा रबड़ जो मिलता है ना, 5 रुपया वाला रबड़, उस पर आप फोर्स अप्लाई करके देखिए। जैसे देखिए मेरे पास है रबड़, ये क्या है, ये देखिए ये फोर्स है, इसमें इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। देखिए हम थोड़ा सा खींचेंगे ना, तो ये अपना ओरिजिनल शेप साइज से चेंज हो जाएगा, थोड़ा लंबाई बढ़ जाता है, छोड़ेंगे ना तो फिर देखिए
अपना ओरिजिनल शेप में आ गया। अगर इसको दबाएंगे भी ना, यानी कंप्रेस भी करेंगे ना, तो ये छोटा होगा, फिर से हटाएंगे तो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। और ऐसा बॉडी, इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक इलास्टिक बॉडी है, और इसका प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, इसका इलास्टिसिटी एक गुण है। जैसे रबर, स्टील में भी इलास्टिसिटी पाया जाता है। सबसे ज्यादा इलास्टिक बॉडी स्टील ही होता है, सबसे ज्यादा इलास्टिक बॉडी। और इसके साथ साथ एक और होता है क्वार्ट्ज पत्थर होता है, उसमें भी इलास्टिक का प्रॉपर्टी पाया जाता है। देखिए परफेक्ट इलास्टिक कोई नहीं होता। परफेक्ट इलास्टिक मतलब कि टोटली अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ वो रह ही जाता है, क्योंकि फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स लॉस हो जाता है ना, फोर्स लॉस हो जाता है, जिसके चलते अपना ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पाता। अब अगला देखते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या बोलता है कि द बॉडी विच कैन बी इजिली डिफॉर्म्ड, द बॉडी विच कैन बी इजिली डिफॉर्म, यानी बॉडी पर जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो इजिली डिफॉर्म हो जाएगा, यानी इजिली शेप साइज में चेंज हो जाएगा। इजिली डिफॉर्म व्हेन वेरी स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड, जब बहुत कम भी फोर्स लगाएंगे ना तब भी वो अपना शेप साइज में चेंज हो जाता है। ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे, द बॉडी डज नॉट, देखिए यहाँ पे, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। बॉडी क्या है कि फिर से अपना ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन नहीं कर पाता है। सच बॉडी इज कॉल्ड ए प्लास्टिक बॉडी। वैसे बॉडी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं, जैसे मिट्टी, क्ले, मड, कीचड़, वैक्स मतलब कि वेसलिन, आप लोग का जो क्या उसको बोलते हैं, फेयर लवली, ये सब क्या है, फेयर लवली, या नहीं तो और क्या होता है, फेयर हैंडसम, और ये सब क्या है, ये सब प्लास्टिक बॉडी है। इसमें देखिएगा थोड़ा सा ही, अभी तो गर्मी के दिन में देखिएगा, अभी गर्मी का दिन ही है ना, ठंडा के दिन है, पता नहीं, गर्मी के दिन ही पसीना इसलिए छूट रहा है। उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा फोर्स लगाइएगा तो पच्चक मारी सब निकल जाएगा, मतलब फोर्स लगाने के बाद पूरा तुरंत निकल जाता है। यानी थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन जैसा ही फोर्स हटाएगा तो फिर हाथ में लेके देखिए ना, ऐसे जब जिस समय लगाने की, हम तो नहीं लगाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ जिस समय लगाइएगा ना, मतलब हाथ में लेके देखिएगा, थोड़ा सा ऐसे टच कीजिएगा ना, वो लगाते नहीं तो इतना एक्सपीरियंस कहाँ से है, देखे हैं, ठीक, लगाते हुए। तो यहाँ पे जब हाथ रखिएगा ना तो देखिएगा वो तुरंत अपना शेप साइज चेंज कर देता है। वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मड के लिए अच्छा एक और यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग, और जो आटा गुथा हुआ आटा होता है वो, या नहीं तो गोबर जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, डंग, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। वो सब क्या है, प्लास्टिक बॉडी है। तो इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा हम और समझते हैं। अभी देखिए हम लोग सारा चीज पढ़े, डिफॉर्मिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, सारा चीज देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इलास्टिक बॉडी का थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते। जैसे देखिए आप लोग भी देखते होंगे ना कि जब अचानक से इलास्टिक बॉडी का थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखते हैं। इलास्टिक बॉडी में जब फोर्स लगाते हैं ना तो उसके अंदर तो रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। रीस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ उसके अंदर एक और टेंशन जनरेट होता है। टेंशन समझे, टेंशन मतलब कि तनाव। जैसे देखिए ये टेंशन क्या होता है, आप लोग के घर में पेरेंट्स लोग होते होंगे, पेरेंट्स लोग रहते होंगे, मम्मी पापा दीदी लोग भैया लोग। जब उन लोग थोड़ा सा मतलब उन लोग थोड़ा कहीं कुछ काम में बिजी होंगे ना, काम में बिजी होंगे तो उन लोगों को कुछ बोलिएगा ना, कुछ अच्छा काम भी, तो उन्होंने तुरंत बहुत अजीब तरह का रिएक्ट करेंगे। मतलब ना लगेगा ना कि पूरा इन लोग टेंशन में, इस तरह का, मतलब कि उन लोगों के अंदर एक टेंशन आ जाता है, स्ट्रेस जनरेट हो जाता है कि क्या बोल दिया। या नहीं तो जब जॉब वॉब से आते होंगे या कहीं काम से आते होंगे, ऑफिस से आते होंगे, दुकान से आते होंगे, तो उस समय अगर अचानक आप लोग कुछ बोलिएगा ना तो बड़ा अजीब तरह से हम लोग रिएक्ट करेंगे। और वो तो रिएक्ट कर रहे हैं, यानी उनके अंदर वो टेंशन एक तरह का उनको हो जाता है, क्या बोल रहा है, तो स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तुरंत स्ट्रेस जनरेट हो जा रहा है, ठीक ना। उसी तरह देखिए ये एक इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी में तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं,
फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इसके अंदर टेंशन नहीं जनरेट होगा इसके अंदर भी टेंशन जनरेट होगा। फोर्स लगा रहे हैं, इतना जोर से दबा रहे हैं तो टेंशन तो जनरेट होगा ही। तो ये जो इसके अंदर टेंशन जनरेट होता है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया। जैसे ही फोर्स लगाएंगे ना तो इसके अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस। और वो स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, जिस एरिया पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं ना उसी पर क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम ये देखिए, ये इतना ही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, इससे हम लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो देखिएगा यानी जितना फोर्स लगा रहा है, जिस एरिया पर फोर्स लगा रहा है वहीं पे देखिए ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं प्रतिबल। तो इलास्टिक बॉडी के अंदर स्ट्रेस भी जनरेट होता है और इलास्टिक बॉडी के अंदर स्ट्रेन भी जनरेट होता है। स्ट्रेन कैसे कि जब लिनियरली हम लोग खींचेंगे ना, लिनियरली खींचेंगे तो स्ट्रेन भी जनरेट होगा। मतलब कि देखिएगा कि उस इलास्टिक बॉडी कुछ ना कुछ लंबा होता है, लंबा होते जाता है। जैसे रबड़ देखिए ना, रबड़ में स्ट्रेन भी जनरेट होता है। वो जो बाल बांधने वाला रबड़ होता है ना, वो वाला, उसमें जब खींचेगा तो ओरिजिनल शेप साइज को ही चेंज कर देगा सारा चीज, यानी उसका दो को फिर एगो अपना जो ओरिजिनल साइज होता है चेंज, ओरिजिनल साइज, और वो कुछ थोड़ा बहुत जो फोर्स लगाने के चलते चेंजिंग होता है ना लेंथ में, वो तो स्ट्रेन में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक बॉडी में जब फोर्स लगाते हैं तो अभी तक तो देखिए कि हाँ ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिक ऐसे सारा चीज देखे। लेकिन इलास्टिक बॉडी में जब फोर्स लगाते हैं ना तो इसके अंदर एक स्ट्रेस भी जनरेट होता है। स्ट्रेस मतलब कि टेंशन। तो यहां से एक हम लोग का नया वर्ड मिलेगा, एक स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। और देखिए, और इसी इलास्टिक बॉडी में एक और स्ट्रेन भी जनरेट होता है। स्ट्रेन मतलब विकृति शायद होता है क्या, मतलब कि शेप साइज चेंज हो जाना, क्या होता है देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में जिक्र करते हैं, इसके बाद स्ट्रेन के बारे में जिक्र करते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को प्रतिबल। अगर कोई भी एक इलास्टिक बॉडी है, उस बड़ा सा बैलून वाला देखिएगा ना, बैलून वाला, या नहीं तो फिर घर में वो जो ये होता है ना, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, घर में अगर सोफा लगल होगा ना, सोफा, या नहीं तो सोफा का नसीब नहीं अभी हुआ होगा तो फिर कंबल रहता है ना, कंबल पे देखिए सोइएगा ना तो उसमें थोड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। मतलब जितना आपका बॉडी है ना, उस बॉडी में देखिएगा शेप साइज बिल्कुल उसका ना आपका बॉडी के अनुसार ही वो जो जहां पे सोइएगा ना वो बेड उसी की तरह बन जाएगा। नहीं तो फिर चेयर लीजिए, चेयर जो थोड़ा कंफर्टेबल चेयर होता है ना, वहां पे भी देखिएगा, वहां पे भी स्ट्रेस जनरेट होता है। यानी कौन सा, कहां पे स्ट्रेस, जितना एरिया पे फोर्स लग रहा है, जितना एरिया पर फोर्स लग रहा है, केवल और केवल वही एरिया में स्ट्रेस जनरेट होगा, बाद बाकी में कुछ नहीं। तो उस एरिया में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है तो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगने के बाद जितना दूर तक फोर्स लग रहा है उसी उतना ही दूर में स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। यानी स्ट्रेस दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया पर। और कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी मान लेते ये मेरा पीछे वाला बॉडी, अगर हम सोए हुए हैं तो मेरा जितना पीछे वाला बॉडी है ना, वो जितना पीछे वाला का क्रॉस सेक्शन होगा उसी के अनुसार उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे देखिए ये बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला होगा, ये वाला पूरा ओवरऑल एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको काटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, जितना ही एरिया पर लग रहा है फोर्स उसी का एरिया लेंगे। जैसे देखिए ये नींबू है, इस नींबू का अगर क्रॉस सेक्शन काटना हो तो हम लोग को क्या करेंगे, ऐसे चाकू रखेंगे और ऐसे काटेंगे। जैसे आलू नहीं काटते हैं चिप्स बनाने के लिए, आलू ऐसे ऐसे कटाता है ना, ऐसे तो कैसे हम लोग काटते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल से काटते हैं, क्रॉस सेक्शन, डायरेक्ट नहीं काट देते हैं। नहीं तो सब्जी बनाने के लिए तो अलग अलग उसका रहता है, 4-5 पार्ट में उसको काट देते हैं। तो स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस हम लोगों का क्या है, प्रतिबल। देखिए समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
प्रतिबल कहते हैं। जैसे देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी और हमेशा ध्यान रखिएगा एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ही हम लोग फोर्स लगाते हैं, क्योंकि अगर इसको डिफॉर्मेशन करना है, इसमें स्ट्रेस जनरेट करना है, तो जहां फोर्स लग रहा है ना उसी का एरिया लेना है। तो देखिए फोर्स हम लोग कहाँ लगाते हैं, ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं ना, यानी एक इधर से और एक इधर से। तो किस पे फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला पूरा बॉडी पर, तो इधर तो फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं। तो जितना फोर्स लगा रहे हैं और किस पे, जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, वही फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक वही है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों फोर्स हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए स्ट्रेस बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां पे लग रहा था फोर्स, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आलू काट रहे हैं तो आलू का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो वाला लेना है। ठीक, और जहां पे फोर्स, जितना फोर्स अप्लाई कर रहे वो वाला, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। या नहीं तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस बराबर रीस्टोरिंग फोर्स के जगह पे डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे भी एरिया डायरेक्ट क्रॉस सेक्शन लिख देते, या नहीं तो डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल ही होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ठीक, देखिए स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये सिग्मा है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर हम लोग लिख सकते हैं फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखिएगा सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। इट इज डेनोटेड बाय सिग्मा, और आगे लिख सकते हैं इसका एसआई यूनिट ऑफ, किस चीज में मेजरमेंट करेंगे, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स को न्यूटन मीटर एज पर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसका सीजीएस यूनिट ऑफ स्ट्रेस देखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका और लिखना चाहते हैं, अगर डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहते हैं, डायमेंशन फार्मूला देखिए, जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वही चीजवा तो है स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या, टेंशन, टेंशन मतलब क्या, प्रेशर, प्रेशरे न बनता है, यहाँ पे देखिए प्रेशरे न बन रहा है। तो यानी डायमेंशन फार्मूला अगर इसका लिखना है तो आप लोग लिखिएगा DIMENSION, आप लोग लिख दीजिएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस बराबर, जो भी डायमेंशन फार्मूला होगा इधर लिख दीजिएगा। अब देखिए स्ट्रेस दो तरह से जनरेट हो सकता है। पहला, जब हम लोग बाहर से, जब हम लोग इसको खींचेंगे यानी टेंशन होगा, टेंशन स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस एगो जनरेट होगा जब खींचेंगे तो, और जब इसको दबाएंगे ना तो कंप्रेस करेंगे, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस भी एगो जनरेट हो सकता है। या नहीं तो क्या हो सकता है, अगर टेंजेंशियली ऐसे देखिए, ऐसे टेंजेंशियली हम लोग ऐसे फोर्स लगाएंगे ना, टेंजेंशियली, तो भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा। जैसे देखिए जूता वाला जो डब्बा होता है ना, उस डब्बा में भी देखिए इसी तरह का स्ट्रेस जनरेट होता है। जूता का डब्बा तो है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए टाइप ऑफ स्ट्रेस भी होता है, दो तीन टाइप का स्ट्रेस होता है। तो दो तीन टाइप का स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रेस इतना समझ में आ गया स्ट्रेस, और स्ट्रेस में और कुछ तो नहीं है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेस देखते हैं, और इसके बाद हम लोग का स्ट्रेन है। स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, सबको खाली ऐसे ही उसको बता दे रहे। बस खाली स्ट्रेस में याद रखना फोर्स अपॉन क्रॉस, जहां पे फोर्स लग रहा है वही वाला एरिया को हम लोग को
जूम करना। अगर सरफेस पे लगेगा तो सरफेस वाला एरिया लेना है, अगर क्रॉस सेक्शन पे लग रहा है तो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया लेना है पूरा। ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए अगर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर इधर ऐसे फोर्स लग रहा है, मान लेते एफ फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, एफ फोर्स लग रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला। जैसे अगर इन्हें धर के खींच रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं सर्कल है तो सर्कल का एरिया लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। जब हम लोग इसी बॉडी पर जब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इधर से फोर्स लगाएंगे एफ फोर्स, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स जनरेट होगा? कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, COMPRE, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, ये देखिए एक दोनों एक तरह का लीनियरली है ना, लीनियरली या टेंशन के थ्रू ही काम हो रहा है। दोनों तरफ टेंशन और एक कॉम्प्रेशन हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, और दोनों एक तरह का लीनियरली काम हो रहा है। लीनियर मतलब कि एक रेखीय है, तो इसको हम लोग लीनियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। लीनियर स्ट्रेस भी कभी कभी क्या आता है ना, शियर स्ट्रेस भी जनरेट हो जाता है। जैसे कि अगर देखिए ये हम लोग को, जैसे कि नहीं होता वो जूता वाला जो ये होता है ना डब्बा, उसके साथ देखिए ना ऐसे ही होता है ना, ये वाला ये जूता वाला डब्बा होता है। इसको क्या कीजिएगा ना, ऊपरे फोर्स लगाइएगा ना तो ये थोड़ा ना, ये अपना ओरिजिनल जगह से थोड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जैसे ये बता रहा है। तो ये दोनों हो गया टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इसको नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत रखते हैं दोनों को, ठीक ना। ये नॉर्मल स्ट्रेस के अंतर्गत। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं या फिर टेंसाइल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, GITUDI, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी क्या आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें भी सेम चीज हो जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है तो इसमें भी डायरेक्ट फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। फोर्स कौन सा, जो जितना फोर्स लग रहा है वो वाला फोर्स, और एरिया कौन सा, देखिए कौन वाला क्रॉस सेक्शन इधर लग रहा है ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन पे, तो इधर वाला क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। और एक और होता है देखिए कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। एक हम लोग बोल सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, या इसको एक और नाम दिया जाता है शियर स्ट्रेस। जो भी बनाए थे ना ये इस तरह का, यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियली हम लोग शियर मतलब कि जैसे नहीं था रोड पे खिसिया रहे हैं, रोड ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है, ये है ये वाला शियर।